साथियों, आपका एक बार पुनः हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। उस मेवाड़ के इतिहास में हमने पिछली वीडियो में दो तीन राजा इकट्ठे ही पढ़ लिए थे। उसमें जो अंतिम राजा पढ़ा था हमने, वो जगत सिंह फर्स्ट था। हम आज उससे आगे का इतिहास शुरू करेंगे। अपने जो पीछे की जितने भी वीडियो है वो सारी की सारी अपने प्ले लिस्ट में बनी हुई है, तो आप वीडियोस में जाके प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था मेरे से कि सर आपकी वीडियो नहीं दिखाई देती, तब मैंने उनको कहा था भी या तो आप वीडियोस में जाके देख लो या उसके प्ले लिस्ट में जाके देख लो। तो अपनी जो पीछे की जो वीडियो सारी की सारी कहाँ पड़ी, अपने प्ले लिस्ट के अंदर पड़ी है। तो आज हम उससे आगे का इतिहास पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, इनका शासनकाल है 1652 से 1680। मेवाड़ का एक और अद्वितीय साहसी योद्धा महाराणा राज सिंह। वैसे अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे भी आपको राजस्थान के इतिहास में सबसे अच्छे राजा कौन से लगते हैं, तो मैं निस्संदेह महाराणा राज सिंह का नाम लेना चाहूंगा। क्योंकि प्रताप, कुंभा, सांगा ये अपने आप में अप्रितम प्रातःस्मरणीय है, लेकिन उनके अलावा भी जो इस इतिहास के अंदर अपना स्थान सर्वोपरि रखते हैं वो अपने महाराणा राज सिंह हैं। अपनी कल्चरल एक्टिविटीज और राजनीतिक उपलब्धियों के कारण कहीं ना कहीं महाराणा राज सिंह कुंभा के समकक्ष जाके बैठते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जब अमर सिंह सेकंड मुगलों के साथ संधि कर चुके थे, बीच में हम दो तीन राजा पढ़े थे, उनके ज़्यादा कुछ उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी नहीं। अब जब मुगलों के साथ संधि हो चुकी थी, अब तो मेवाड़ वालों से खाली बैठा नहीं रह नहीं गया। अब किसके साथ लड़े, किसी ना किसी के साथ तो लड़ना है हमें। तब मेवाड़ वाले लड़े किसके साथ, तो इन्होंने चला के पंगे लेने शुरू कर दिए थे। अब मुगल मेवाड़ संधि के अंदर ये बात कही गई थी कि आप चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। तो महाराणा राज सिंह ने राजा बनते ये काम कर दिया, इसका चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। चित्तौड़ का पुनर्निर्माण, चित्तौड़ का पुनर्निर्माण। अब जब चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू कर रहे हैं तो सीधे हम मुगलों से की गई संधि तोड़ रहे हैं। अब जब उधर मुगल बादशाह बना होता शाहजहां को इस बात का पता चला, तब उसने कहा रे जाओ देखो वो कर क्या रहे हैं मेवाड़ वाले, दुर्ग का निर्माण कैसे शुरू करवा सकते हैं। तब उनका एक दूत आया था चंद्रभान। शाहजहां का दूत कौन आया? चंद्रभान ने आके कहा राज सिंह तुम ये पुनर्निर्माण करवा रहे? बोले हाँ करवा रहे हैं। इसका मतलब समझते हो? बोले समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। बोले तुम संधि तोड़ रहे, संधि की शर्तों को तोड़ रहे? बोले हाँ बस जो साफ समझ रहे वही है कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, बस वही तो चाहते हैं। कई दिन हो गए, हाथों में खुजली आ रही है, किसी का लड़े नहीं थे, अब तो हम तो सीधे संधि तोड़ेंगे और मुगलों के साथ युद्ध करेंगे। अब ये बात जाके चंद्रभान ने शाहजहां को बताई। बोले ऐसे ऐसे बात हो गई। फिर शाहजहां अपना सेनापति भेजता सादुल्ला खां यहाँ पर सेना लेके आया। लेकिन राज सिंह ने सोचा अभी युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है, तो सादुल्ला खां को समझा बुझा के वापस भेज दिया था। तो राज सिंह ने यहाँ पर पुनर्निर्माण एक बार बंद कर दिया वापस। भी कहीं ना कहीं ये राज सिंह के मन में ये थी कि हम संघर्ष तो करेंगे, हम मुगलों के अधीन नहीं रह सकते। लेकिन एक बार उन्होंने थोड़ा सा गैप दे दिया था और सादुल्ला खां को वापस भेज दिया। अब इधर जब शाहजहां मरे भी नहीं थे और अपने अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो इनके चार बेटे, एक तो था दारा सिकोह, शाहजहां के चार बेटे कौन कौन थे? दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद। कौन कौन थे? दारा सिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। मुगलों में तो ये था ही भी जो भी
भाई दूसरे भाई को मार के राजा बनेगा, इनमें ये तो था ही नहीं, पापा बना के गए थे। हालांकि शाहजहां दारा को राजा बना देता है, लेकिन हम तीनों भाइयों में थोड़ी आग लगी, बोले दारा को कैसे, क्योंकि हम भी है। अब इन चारों भाइयों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया, चारों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष। वो तो कहे मैं बनूं और वो कहे मैं बनूं। हम आगे मिडिवल पढ़े, जब इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री पढ़े तब इनको इनके युद्धों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने लिए काम की चीज है भी, इस उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर बाकी जो राजपूत राजा थे, जो बाकी जो अपने राजस्थान के राजा थे, वो दारा सिकों के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? दारा सिकों के पक्ष में। अब औरंगजेब था उस समय दक्षिण में, जब दक्षिण में था तब इसने राज सिंह के पास मैसेज किया कि राज सिंह, ऐसे ऐसे करके हमारे चारों भाइयों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ा हुआ है, आपके राजपूतों के बाकी राजा दारा बड़े भैया की तरफ है, दारा की तरफ है, आप किसकी तरफ हो? तब राज सिंह ने कहा मैं तो किसी की तरफ नहीं हूं, ना तो मैं दारा की तरफ हूं और ना मैं तेरी तरफ हूं। तब औरंगजेब ने कहा बस यही चाहिए, क्योंकि मेवाड़ अपने आप में एक बड़ा स्टेट है, जिस तरफ मेवाड़ होगा उसमें थोड़ी सैनिक शक्ति में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तो वो पक्ष क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। बस इसका यहाँ पर क्या कर दिया इसने, राज सिंह ने मौन समर्थन, मौन समर्थन। ना तो मैं दारा सिकों की तरफ से लड़ रहा हूं, ना मैं औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा हूं, मैं तटस्थ हूं। अब जब मेवाड़ इधर नहीं लड़ रहा है तो अपने आप में थोड़े से इधर दारा के तरफ से भी सैनिक थोड़े कमजोर हो जाएंगे, दोनों के बराबर से हो जाएंगे। अब आगे बस इस अब बस भाई साहब, राज सिंह ने एक ही बार औरंगजेब का समर्थन किया था यहाँ पर, बाकी तो इसने चला चला के पंगे लिए थे औरंगजेब से, औरंगजेब का जीना हराम कर दिया था राज सिंह ने। आगे देखो क्या हुआ था। अब आगे एक तो कहते हैं भी औरंगजेब ने कर लगाया था जजिया कर, जजिया कर गैर मुसलमान जनता से जो कर लिया जाता उसे बोलते जजिया कर, वो लगाया था, लेकिन राज सिंह ने इसे लगाने नहीं दिया, वो जजिया नहीं लगाने दूंगा। दूसरा, औरंगजेब ने जब धार्मिक कट्टरता की नीति अपना ली थी, वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा था, तब राज सिंह ने कहा कि पूरे भारत में अगर कहीं भी मंदिर टूटे तो मुझे आके बता देना, मैं रक्षा करूंगा, मंदिरों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा। चला चला के पंगे ले रहा भी है धीरे। तीसरा, औरंगजेब ने जो भी हिंदू राजकुमारी थी उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर थी औरंगजेब की, लेकिन राज सिंह ने कहा कि किसी भी हिंदू राजकुमारी की शादी औरंगजेब के साथ नहीं होने दूंगा, तो हिंदू राजकुमारी की रक्षा, हिंदू राजकुमारियों की रक्षा, हिंदू राजकुमारियों की रक्षा। चौथा, जब औरंगजेब शासक था तब मारवाड़ में थे अपने जसवंत सिंह, जसवंत सिंह को औरंगजेब ने भेज दिया था काबुल, काबुल भेज दिया, और काबुल में औरंगजेब की उसकी सॉरी जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। उनका बेटा था अजीत सिंह, औरंगजेब ने 1707 तक अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया था। अब अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास राठौड़ इधर उधर घूम रहे हैं, अब उनको कोई फुल जो बड़ी कोई स्पोर्ट चाहिए थी, उस समय कोई बड़ी स्पोर्ट थी तो राज सिंह थे। अब मारवाड़ वाले थे राठौड़, और अपने ये क्या हो गई सिसोदिया, सिसोदिया। राज सिंह ने कहा कि वो राजा माने या न माने, मैं अजीत सिंह को राजा बना के बनाऊंगा। तो अब राठौड़ और सिसोदिया के बीच में होगा गठबंधन। इसकी तो मैं कहानी बताऊंगा आपको हिंदू राजकुमारी वाक्य, राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन। देखो ध्यान से, क्या क्या नहीं करने दिया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, उसका विरोध वो नहीं लगाने दूंगा। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, उनकी रक्षा। होता क्या था जी, मंदिरों को नहीं तोड़ते थे भी, ये मानते थे भी हम जो भी हिंदू है वो मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्तियां तोड़ दी जाती थी, तो मंदिरों की रक्षा। तीसरा, औरंगजेब चाहता था हिंदू राजकुमारी शादी करने के लिए, तो इसने कहा मैं कर लूंगा खुद ही जाके, नहीं करने दी। और राठौड़ और सिसोदियों का गठबंधन। अब इसमें आगे 1669 में अपने एक अजमेर के पास जगह बढ़ती रूपनगढ़, वहां की एक राजकुमारी चारुमती, बेहद सुंदर राजकुमारी।
कहते हैं कि एक दिन कोई फोटो बेचने वाली महिला थी और वो फोटो बेच रही थी। तब चारुमूर्ति ने उसको आवाज़ लगाई कि आओ मैं हमें फ़ोटो दिखाओ। उसने कहा किसकी फ़ोटो चाहिए, कि दे दो भी, कृष्ण जी की दे दो, राम जी की दे दो, प्रताप की दे दो, कुंभा की दे दो, सांगा की दे दो। इसने खूब सारी फ़ोटोएँ ली। चारुमूर्ति ने बाद में उसके पेमेंट किया और तब उस महिला ने कहा कि आपको एक फ़ोटो और लेनी चाहिए। बोले दिखाओ किसकी है। तब उसने एक फ़ोटो दिखाई। बोले ये फ़ोटो किसकी है। बोले आप इसे नहीं जानते। बोले नहीं, कौन है ये। बोले ये सुल्तान हिंद बादशाह सलामत औरंगजेब, ये फोटो औरंगजेब की फ़ोटो, आप इसे नहीं जानते। तब कहते भी ये चारुमूर्ति ने कहा ये भी दे दे। उसकी पेमेंट किए। चारुमूर्ति ने उससे कहा कि 2 मिनट रुक। अपनी सहेलियों को अंदर से बुलाया, बुला के कहा इस फोटो के ऊपर चप्पलें मारो सारी की सारी। तब कहते हैं कि औरंगजेब की फ़ोटो के ऊपर चप्पलें मारेगी। औरंगजेब की फ़ोटो की चिंदी चिंदी खिला दी इन लोगों ने और कहा जाके औरंगजेब को दे देना और कह देना कि चारुमूर्ति नहीं फाड़ा है। तो वो महिला गई वापस औरंगजेब के पास, जाके कहा विरूपनगढ़ की जो राजकुमारी है उन्होंने आपकी तो फोटो के साथ ऐसा सलूक किया है और महिला की क्या क्या गाली निकाली है, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती। अब औरंगजेब को थोड़ा गुस्सा आया तो उसने रूपनगढ़ मैसेज किया, रूपनगढ़ वालों मैं तुम्हारी राजकुमारी से शादी करने के लिए आ रहा हूँ। अब रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना कर दे। उन्होंने कहा भी आप तो बस 2 दिन पहले आओ तो मैसेज कर देना, मिठाई विठाई बना के तैयार रखेंगे। अब इधर पता चला चारुमती को, बोले मेरी शादी किसके साथ कर रहे हैं, औरंगजेब के साथ कर रहे हैं। इसने अपने पापा और भैया को कहा कि आप मेरी इच्छा के बगैर शादी कैसे कर सकते हो। तो इसके भैया ने कहा कि फ़ोटो तूने हमसे पूछ के पाड़ी थी क्या। चारुमती ने फिर कहती मैं औरंगजेब के साथ शादी नहीं करूँगी। तब इसके पापा ने भैया ने समझाया कि तू शादी नहीं करेगी तो औरंगजेब यहाँ पर आक्रमण करेगा। जो निर्दोष जनता है उनको परेशानी होगी, पता नहीं कितनी लड़कियों को उठाकर ले जाएगा। कि कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ फैसले अपने लिए नहीं जनता के लिए करने पड़ते। राजा का पहला धर्म होता है जनता की रक्षा करने के लिए, लेकिन चारुमती नहीं मानी। तब इसे चारुमती ने कहा कि आप अगर मेरी रक्षा नहीं कर सकते ना तो मैं खुद कर लूँगी। इसके भैया ने कहा तो तू मर, कर ले खुद ही। तब कहते हैं चारुमती ने इसके बाद राज सिंह के पास मैसेज किया, राज सिंह जी मैं रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, मेरी घरवाले शादी ज़बरदस्ती औरंगजेब के साथ कर रहे हैं और मैं वहाँ शादी नहीं कर सकती। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे, आप भी मेरा उसी तरह हरण करके ले जाइए। और राज सिंह जी को ऐसे मैसेज डेली आते रहते थे। उसने कहा पहले डीपी चेक करेंगे। डीपी चेक की तो चारुमती बेहद सुंदर राजकुमारी थी। उसने कहा थम वैसा ना अंगूठा, थम भेजा, मैं आ रहा हूँ, आप तो बस निश्चिंत रहिए, मैं आपसे शादी कर लूँगा। कहते हैं कि इधर राज सिंह ने औरंगजेब का मैसेज किया कि औरंगजेब यहाँ भाई शादी करके आएगा। औरंगजेब ने कहा भी यहाँ तो मैं शादी करूँगा। राज सिंह ने कहा मैं डीपी देख ली, यहाँ तो मैं शादी करके आऊँगा। हुआ क्या था भी कुछ दिनों पहले रूपनगढ़ के पास एक जगह बढ़ती रूपनगर और वहाँ की राजकुमारी चंचल कुमारी, उस चंचल कुमारी से भी राज सिंह शादी करके आ गए थे। तब औरंगजेब ने कहा भी वहाँ तू कराया, यहाँ मैं कर लूँ। उन्होंने कहा यहाँ तो मैं मरे नहीं करने दूँ, अगली जगह तू कर लेना। तब कहते भी उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि अब तो लड़ाई होगी। ओ राज सिंह ने कहा वो तो मैं करने को तैयार हूँ, तो आ जाना कभी भी। अब राज सिंह ने अपने सामंतों को इकट्ठा किया। सामंतों से पूछा, कहा भी एक अबला नारी मेरे को पुकार रही है। सामंतों ने कहा कि सर आजकल आपको अबला नारी कुछ ज़्यादा नहीं पुकारने लग गई भी, हमें राजकुमारी की रक्षा करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए। सामंतों ने कहा भी हमने कब मना किया है, गाय स्त्री ब्राह्मण की रक्षा के लिए हम सर्वोपरि मरते रहें कटते रहें, वहाँ भी रक्षा करेंगे। अब जब राज सिंह ने कहा कि आप बस जब तक मेरे फेरे ना हो जाए ना तब तक आप औरंगजेब को अजमेर तक रोके रखना, बाकी मैं उसके बाद आ जाऊँगा। तब कहते हैं कि उस समय जो मेवाड़ के जो हरावल के सेनापति थे वो थे रतन सिंह चुंडावत। ये रतन सिंह दूसरा है भी, एक रतन सिंह चुंडावत हम पढ़ते हैं सांगा उसमें खानवा के युद्ध में, ये सेकंड है, वो पहला है ये सेकंड है। रतन सिंह जी के पास मैसेज किया, रतन सिंह जी ऐसे ऐसे करके राज सिंह जी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, आप आओ। हुआ क्या था, रतन सिंह जी की खुद की शादी हुई थी उस दिन, खाड़ी रानी की सहल कंवर, रानी कौन थी, सहल कंवर, खुद ही उसी दिन शादी करके आए थे। तब रतन सिंह ने कहा कि ये क्या तरीका है, आज मेरी शादी भी, आज ये मेरे को युद्ध के लिए बुला रहे हो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है भी ऐसे पैगाम दो ही लोगों को आए हैं, या तो बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी को आया था या अपने रतन सिंह को आया था। रतन सिंह जी को जाते हुए लम्हे जरा ठहरो ऐसा आया।
लेकिन रतन सिंह ने मना कर दिया और मैं नहीं जाऊंगा। खुद के शादी, अच्छा राज सिंह जी की शादी शादी और हमारी कोई शादी नहीं। इस बात का पता चला सहल कंवर को। इसे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मेरा पति युद्ध में जाने के लिए मना कर रहा है। तब सहल कंवर ने रतन सिंह को समझाया कि रतन सिंह जी ऐसे नहीं करते, भी आपके जो फोर फादर थे, चुंडा जी थे, उन्होंने अपने राज्य का बलिदान किया था, तब आपको हरावल मिली थी। अगर आप आज युद्ध करने नहीं जाओगे तो आपसे हरावल का नेतृत्व छीन लिया जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको धिकारेगी कि मेरा एक, हमारे एक दादाजी हुए थे, निबड़े दादाजी हुए थे, जिन्होंने हमसे जो अरावल का अधिकार है वो छीन लिया था। इसने कहा है तू नहीं जानती, राज सिंह जी के खुद उनके डेली शादियाँ होती है, तू रहने दे। तब कहते भी सहल कौर नहीं मानी। सहल कौर नहीं मानी तो फाइनली रतन सिंह ने कहा कि ठीक है, अगर तू कहती तो मैं चला जाता हूँ। कहते जब अपने रतन सिंह जी घोड़े पर बैठकर जा रहे थे तब उनकी निगाहें सहल कंवर के महलों की तरफ पड़ी। उसने कहा अपने जो 5 सैनिक थे उससे कहा कि जा कुछ अपने रानी साहब से कोई निशानी लेके आ, मैं युद्ध के मैदान में उनको देखकर थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। जब वो कहते हैं वो सैनिक ऊपर गया, ऊपर जाके उसने कहा कि रानी साहब रतन सिंह जी कोई निशानी मंगा रहे हैं। तब सहल कंवर ने सोचा कि मेरा पति पहली बात तो युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो जाके युद्ध में लड़ लेगा। मैं सहल कंवर ने सोचा कि मैं उस बुआ की बेटी हूँ जिसने अपने पति को हारने की बात छोड़ो, बीच युद्ध के मैदान से बीच से वापस आ गए थे, उन्होंने किले के गेट बंद कर दिए थे। हम आगे राजा पढ़ेंगे जसवंत सिंह, उनकी खाड़ी रानी थी जसवंत दे। जब वो जसवंत सिंह युद्ध के अंदर हार के वापस आ गए थे तो जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं उस बुआ की बेटी हूँ भी, अगर मेरी सुंदरता ही इस मेवाड़ के जो रावल के अंदर बाधा बन रही है तो ऐसी सुंदरता का क्या करना। उसने कहा 2 मिनट रुक, मैं तेरे को निशानी देती हूँ। पास में तलवार पड़ी थी, सहल कौर ने अपनी तलवार उठाई और गर्दन काट के दे दी उसको, ले जाके दे देना। तब जाके सैनिक ने कहा वो जो कटी हुई गर्दन थी जाके रतन सिंह को दी। और तो रतन सिंह के भी समझ में आ गई थी उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कहते हैं कि रतन सिंह ने जो गर्दन थी उसको बालों को यहाँ से बांध कर इतना भयंकर युद्ध लड़ा था कि औरंगजेब की सेना को अजमेर वाले घाटे से इंच आगे नहीं सरकने दिया था और उधर अपने राज सिंह जी आराम से शादी करके आ गए थे। अब तो अपने तो कविताएं खूब सारी दो हैं कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। सेनानी का मतलब होता है निशानी, कि चुंडावत ने जब एक निशानी मांगी थी तो छत्राणी ने अपनी सहल कौर ने अपनी गर्दन काट कर दे दी थी। ऐसी अपनी महान वीरांगनाएं हुई हैं। हम कहते हैं भी राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है। ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है, क्योंकि जब हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई है तब जाकर हमारे ऐसे वीर पैदा हुए हैं, तब हम कह सकते हैं राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। अपने एक पर अपने कवियों ने कविताएं भी लिखी है। एक अपने राइटर हुए थे मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल, उनकी कविता है बढ़िया सी सेनानी, याद रखना भी कविता क्या इनकी सेनानी। तो ये थी अपने राज सिंह जी की राजनीतिक गतिविधियां, याद करने की कोशिश करना। खूब सारे फैक्ट हैं और सन वगैरह याद रहे तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात, लेकिन इनमें जो 2-3 कहानियां हैं, ये एक तो मेघराज मुकुल की सेनानी कविता याद रखना, पूछी हुई कविता है किस राइटर की किस है, और शहर का उसका हाड़ी रानी का नाम क्या था अपने सहल कंवर। अब आगे अब पढ़ते राज सिंह जी की जो कल्चरल एक्टिविटीज थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी। मैंने आपको पहले ही कहा था भी राज सिंह जी अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में कहीं ना कहीं कुंभा के समकक्ष जाके बैठते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां 1672 में इन 1672 जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था तो अपने मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा द्वार, वहां पर जब वहां के दो पंडित जी थे, एक तो थे गोविंदास जी, एक थे दामोदर दास, दामोदर दास।
जब उनको ही पता चला कि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने के लिए इधर आ रहा है मथुरा में, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ ली और इधर अपने, उनको पता था भी राजस्थान में एक मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर राजा राज सिंह जी वो उनकी रक्षा करेंगे, इधर आ गए थे। ये दोनों पहले मूर्तियां लेकर गए थे मारवाड़, ये हमारी रक्षा करो, राज सिंह जी कहीं मंदिर मूर्तियों को ना तोड़ दे। लेकिन उस समय मारवाड़ में कोई राजा था नहीं, सामंतों ने कहा भी हमारी औरंगजेब के खिलाफ पार पड़ेगी नहीं, तो आप तो एक काम करो, मेवाड़ वाले राज सिंह जी के पास चले जाओ। अब जाके इन्होंने राज सिंह जी को कहा कि राज सिंह जी इन मूर्तियों को कहीं स्थापित करवाना है, मंदिर बनाना है। तब राज सिंह ने कहा कि आप तो चिंता ही मत करो, आप तो बैठो आराम से, हम इन मूर्तियों का भव्य मंदिर बनवाएंगे। तब इन्होंने कहा कि सोच लो, औरंगजेब के खिलाफ आप बगावत कर रहे हो, तो और राज सिंह ने कहा कि आप चिंता मत करो, जब तक मेवाड़ के 1 लाख सैनिकों के सिर नहीं कट जाएंगे तब तक मूर्तियाँ यहाँ से नहीं हटेगी। कहते हैं कि इन्होंने, एक तो थी मूर्ति श्रीनाथ जी की, वल्लभ संप्रदाय की मूर्तियाँ थी श्रीनाथ जी की। ये तो अपने एक राजसमंद जगह पड़ती सिहाड़, कहाँ लगवाई थी, सिहाड़ में एक मंदिर बनाया था। इस जब श्रीनाथ जी की मूर्ति लगाई गई, उस जगह का नाम हो गया था नाथ द्वारा। नाथ द्वारा है कहां पर, ये राजसमंद में। एक इस राजसमंद में एक जगह पड़ती कांकरोली, कांकरोली में एक मंदिर बनाया था द्वारिकानाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर है किसके, दोनों मंदिर, ये तो दोनों मंदिर आपके वल्लभ संप्रदाय के। पूछा बस वाले भी है कई बार, ध्यान रखना किसके, कौन से संप्रदाय के मंदिर है, तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है। पहला कौन सा, 1672 में कौन कौन थे पंडित जी, गोविंद दास और दामोदर दास जी। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ बनवाया था, तो सिहाड़, और उस जगह का नाम ही क्या हो गया बाद में अपने पढ़ते हैं आजकल, नाथ द्वारा। राजसमंद में एग्जिट स्थान जो हुआ कौन सा है, सिहाड़। कांकरोली किसका मंदिर बनाया गया था, द्वारकाधीश का मंदिर, कौन से संप्रदाय का है, तो वल्लभ संप्रदाय का। अब आगे, राज सिंह जी की माता थी जाना दे, माता का क्या नाम था, जाना दे। इन्होंने एक तालाब का निर्माण किया था, जाना सागर तालाब, जाना सागर तालाब। जाना दे ने कौन से तालाब का निर्माण किया था, तो जाना सागर तालाब का। एक इनकी पत्नी थी रामरस दे, राम रस दे। इन्होंने एक त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी उदयपुर में, त्रिमुखी बावड़ी, दोनों उदयपुर में भी, ध्यान रखना दोनों कहां पर है, उदयपुर में। त्रिमुखी बावड़ी, इन्होंने खुद ने एक झील बनवाई थी राजसमंद, झील कौन सी है, राजसमंद। ये 1662 से लेकर 1676 तक, 1662 से लेकर 1676 तक कहानियां कई है जिस झील के पीछे। एक कहानी तो ये है कि कहा जाता है कि राज सिंह जी कहीं शादी करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय बारिश का मौसम था, तो गोमती अपने उफान पे थी। कहते हैं कि 3-4 दिन तक गोमती, राज सिंह जी को रुकना पड़ गया था। तो राज सिंह जी बहुत गुस्सेल आदमी थे, वैसे वो गुस्सा आ गया इनको, बोले अगर गोमती ने मेरा रास्ता रोका है तो मैं गोमती को रोक दूंगा। इन्होंने कहा भी गोमती का पानी रोककर इन्होंने एक झील बनवाई जिसका नाम क्या है, राजसमंद। फिर कहते हैं भी राज सिंह जी बहुत गुस्सेल आदमी थे, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। इन्होंने, राज सिंह ने अपने गुस्से में अपनी पत्नी को मार दिया था, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, और अपने राज सिंह जी के बेटे ने तो इनके डर से सुसाइड कर लिया था। तब इन्होंने पूछा भी किसी पंडित जी, पंडित जी यार मैंने जिंदगी में बहुत से खोटे काम किए हैं, पाप किए हैं, बता तुम क्या करूं ऐसा कि मुझे थोड़ा पुण्य मिले। तब पंडित जी ने कहा कि आप तो ना कोई पानी का सोर्स बना दो, वाटर सोर्सेज बना दो, पानी का कोई बड़ा कुंडिया बनवा दो, उससे आपके पापों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तब कहते हैं कि राजसमंद झील बनाई थी। एक कहानी और ये कहते हैं कि भी राज सिंह जी की शादी हो रखी थी जैसलमेर, और उस समय अपने पति पत्नी का त्यौहार था तीज। जब वो रानी थी अपने पीहर गई थी जैसलमेर, जब वो कह के गई थी और तीज को वहाँ पर पक्का पकाना है, तीज को तो आपको आना ही आप पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए। तो राज सिंह ने कहा मैं आऊँगा जरूर। कहते हैं कि राज सिंह जी जा रहे थे, तब गोमती नदी उस समय श्रावण के महीने में आती थी, बारिश का मौसम था, गोमती फुल लबालब भरी हुई चल रही थी। कहते हैं कि
फिर गोमती ने 4-5 दिन तक राज सिंह जी को वहाँ से नहीं निकलने दिया था। और राज सिंह जी ने गोमती नदी का पानी रोककर एक झील बनाई, जिससे कि आपको झील कौन सी, अपने राजसमंद झील। आप बेशक प्यार की निशानी आगरा मान सकते हो, लेकिन अपने राजस्थान के प्यार की निशानी है राजसमंद, तो ध्यान रखना थोड़ा। तो झील कौन सी बनाई थी, राजसमंद, 1662 से लेके 76 तक। जाना दे इनकी माता थी, तो तालाब कौन सा बनवाया, जाना सागर। इनकी पत्नी क्या नाम है, रामरस दे। इन्होंने बावड़ी कौन सी बनाई आपकी, त्रिमुखी बावड़ी। है कहाँ पर दोनों, ये उदयपुर में। राजसमंद भी कहाँ पर, अपने उदयपुर में। अब आगे और क्या कहते, इनके राज सिंह जी के दरबार में खूब सारे विद्वान भी रहा करते थे, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। एक इनके दरबार में थे किशोरदास, किशोरदास, जिनकी बुक है राज प्रकाश। एक इनके दरबार में थे सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट, जिनकी पुस्तक है राज रत्नाकर, राज रत्नाकर। एक इनके दरबार में थे कवि मान, जिनकी बुक है राजविलास, तीनों राज में भी। एक इनके दरबार में थे गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, जिनकी बुक है सगत रासो। क्या नाम बुक का, सगत रासो। देखो पहला अपने कौन है, किशोरदास, किशोरदास की बुक का क्या नाम आपके, राज प्रकाश। दूसरे कौन है, सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट की पुस्तक कौन सी आपके, राज रत्नाकर। तीसरे कौन है, कविमान, कविमान की पुस्तक कौन सी है, राजविलास। चौथे कौन से, गिरधर आसिया, और इनकी बुक कौन सी, सगत रासो। अपने एक प्रताप के भाई हुए थे सगत, महाराणा प्रताप के भाई कौन थे, सगत। तो ये सगत, प्रताप के भाई सगत की जानकारी देती है, किसकी देती है, प्रताप के भाई सगत की जानकारी देती है। तो ये याद रखना भी, चारों राइटर मैन है, चारों किताबें मैन है, पूछी जा चुकी, कई बार पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछने के चांसेस हैं। कौन कौन सी, किशोरदास की बुक कौन सी आपके, राज प्रकाश हो गई, और सदाशिव भट्ट की होगी आपके राज रत्नाकर होगी, और कवि मान की हो गई राजविलास, और गिरधर आसिया कौन सी होगी, सगत रासो। सगत रासो किसके बारे में जानकारी देती है, तो आपके प्रताप के भाई सगत सिंह, शक्ति सिंह, सॉरी शक्ति सिंह की जानकारी देती है। किसकी देती है, शक्ति सिंह। अब आगे और कौन कौन थे इनके दरबार में, एक इनके दरबार में थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग, तेलंगाना के ब्राह्मण थे। एक तो इन्होंने लिखी थी राज प्रशस्ति, एक इन्होंने लिखी थी अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली। आएंगे अभी तक, इस पे भी आऊंगा, राज प्रशस्ति पहले यही देख लेते हैं। अमर काव्य जो वंशावली है ना, ये अपने एक राजा पढ़ेगा आगे, अमर सिंह सेकंड, उसके बारे में जानकारी देती है। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, कौन से राजा थे, अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह। अब देखो राज प्रशस्ति लगी कहां पर है, तो राजसमंद झील के पास। कहां लगाई गई थी ये, राजसमंद झील पे। जगह पड़ी हमने पीछे, नौ चौकी पाल, नौ चौकी पाल, जहां पर अपने अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी। नौ चौकी पाल पर यह प्रशस्ति लगाई गई है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। 25 बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, उनको बोलते हैं सर्ग। कितने सर्ग, कितने पत्थर है, 25 बाटे लगाए गए बड़े बड़े। कितने सर्ग लगाए गए, 25 सर्गों पे। संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी प्रशस्ति, से लिखती का थोड़ा सा, संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी प्रशस्ति, संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी प्रशस्ति। अब देखो कितने पत्थर लगे इसके अंदर, 25 पत्थर लगे। इस 25 में से पहला जो पत्थर है उस पे देवताओं की आरती है। पहले पे क्या, आपके देवस्तुति,
देव स्तुति, देवताओं की आरती है। बाकी 24 पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। कहां से कहां तक की जानकारी है, तो इसके अंदर अपने को बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। राज सिंह की जानकारी, इसमें मुगल मेवाड़ संधि का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। मुगल मेवाड़ संधि का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। हल्दीघाटी युद्ध की बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। हल्दीघाटी युद्ध का, हल्दीघाटी युद्ध देखा एक बार दोबारा। राज प्रशस्ति रचयिता कौन है, रणछोड़ बटतेलंग। कहाँ लगाई गई है, राजसमंद झील पे, नौचौकी पाल पे। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। कितने पत्थर लगे हुए, 25 पत्थर लगे हुए। पहले पर क्या है, देवताओं की आरती। बाकी 24 पे क्या है, मेवाड़ का इतिहास। और संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी कोई प्रशस्ति कौन सी है, राज प्रशस्ति। क्या क्या जानकारी इसके अंदर, तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी है। और क्या क्या जानकारी है, और मुगल मेवाड़ संधि का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। और हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। याद रखना, रणछोड़ बटतेलंग की दो है, एक कौन सी, राज प्रशस्ति, और उनका ग्रंथ का पुस्तक कौन सी, अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली में क्या मिलता है, तो हम राजा आगे राजा पढ़ेंगे, अमर सिंह सेकंड की जानकारी मिलती है। और आगे, अब इतना बड़ा राजा हुआ है तो इनका कुछ ना कुछ उपाधियां होगी, अब उपाधियां पढ़ लेते हैं। अब राज सिंह जी की उपाधियां क्या क्या रही थी वो देखते हैं। उपाधियां देखते हैं, तो इनकी जो पहली उपाधि थी वो थी विजय कटकातु। विजय कटकातु, कटक का मतलब होता है सेना को हराने वाला। कौन सी है, विजय कटकातु। कटक का मतलब होता है सेना को हराने वाला, सेना को हराने वाला। और इन्होंने एक जल संरक्षण पे बहुत अच्छा काम किया था, तो एक उनकी उपाधि मिलती है हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर, ये दो उपाधियां मिलती, कौन सी है, हाइड्रोलिक रूलर। उपाधियां कौन कौन सी है, विजय कटकातु, और दूसरी कौन सी आपके, हाइड्रोलिक रूलर। तो ये थे अपने महाराणा राज सिंह। खूब सारे फैक्ट हैं, अच्छे से याद करना। बड़े राजाओं में क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था, अपना जो पीछे की जो क्लासें हैं वो अपने प्लेलिस्ट में बनी हुई है, और वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।